प्रतिस्पर्धा रहित बाजारी। हमें याद है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का निर्माण एक बाजार की संरचना के रूप में किया गया था, जहां उपभोक्ता और फार्म दोनों कीमत स्वीकार करता थे। अध्याय 4 में ऐसी परिस्थितियों में फार्म के व्यवहार का वर्णन किया गया था। हमने विचार किया था कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना एक ऐसी बाजार के सदृश होती है जहां निम्नलिखित शर्त को पूरा किया जाता है। पहला, जहां फार्म और वस्तुओं के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या विद्यमान रहती है। सभी फार्मों की सम्मिलित कुल निर्गत की तुलना में प्रत्येक फार्म के द्वारा विक्रय की गई निर्गत की मात्रा नगण्य ही होती है, अर्थात बहुत कम होती है, तथा इसी प्रकार प्रत्येक उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई मात्रा सम्मिलित रूप से सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। दूसरा, वस्तु का उत्पादन करने अथवा उसे बंद कर रोक देने के लिए फार्म स्वतंत्र होती हैं, अर्थात प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्रता होती है। तीसरा, किसी उद्योग में प्रत्येक फार्म के द्वारा उत्पादित निर्गत तथा अन्य फार्म के द्वारा उत्पादित निर्गत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, और किसी अन्य उद्योग का निर्गत इस निर्गत का स्थापन नहीं हो सकता है, और उपभोक्ता और फार्म दोनों को निर्गत आगत और उनकी कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है। इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जहां पर इनमें से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति होती नहीं है। इस अध्याय में हम उन स्थितियों के विषय में चर्चा करेंगे जहां इनमें से कोई एक अथवा अधिक शर्तें पूरी नहीं होती है। यदि मान्यता दूसरा को छोड़ दिए जाए और फार्म के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो जाए तो बाजार में हो सकता है अधिक फार्म न हो। विषम परिस्थिति में बाजार में एक ही फार्म हो सकता है। ऐसी बाजार जिसमें एक फार्म होती है तथा क्रेता अधिक होते हैं एकाधिकार कहलाता है। वह बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है अल्पाधिकार कहलाता है। देखें, मान्यता द्वितीय को छोड़ने से मान्यता फर्स्ट भी छूट जाती है। इसी भांति इस मान्यता को छोड़ने से कि एक फर्म द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को दूसरी फर्मों से अलग नहीं किया जा सकता। मान्यता 3 का अर्थ है कि फर्मों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं निकट स्थापनन हैं, परंतु एक दूसरे के पूर्ण स्थापन नहीं। ऐसे बाजार को जहां मान्यता 1 तथा 2 पाई जाए परंतु 3 न पाई जाए एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इस अध्याय में हम एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा तथा अल्प अधिकार बाजार संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार एक बाजार संरचना जिसमें एक एकल विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। यद्यपि इस एक वाक्य की परिभाषा में छिपी शर्तों को स्पष्ट रूप से वर्णित करने की आवश्यकता है। एक एकाधिकार बाजार संरचना में यह आवश्यक है कि एक विशेष वस्तु का एकल उत्पादक हो, उस वस्तु का कोई स्थापनन वस्तु नहीं हो और इसी स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की आवश्यकता होती है ताकि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने से तथा वस्तु का विक्रय करने से रोकी जा सके। एकाधिकार बाजार की क्षमता मैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धी हूँ चित्र में दिखाई गई है। अन्य बाजार संरचनाओं की तुलना में वस्तु बाजार में एकाधिकार के परिणाम स्वरूप संतुलन में अंतर की जांच के क्रम में हमें यह कल्पना करनी होगी कि अन्य सभी बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होते हैं। खास करके यह भी आवश्यकता होगी कि एक वस्तु विशेष का बाजार मांग प्रतिस्पर्धी बाजार बनाम प्रतिस्पर्धी संरचना। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को एक ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बाजार में उत्पादन का विक्रय जिस कीमत पर होती है उस कीमत को प्रभावी करने में व्यक्तिगत फर्म असमर्थ होती है। चूंकि व्यक्तिगत फर्म के निर्गत के किसी भी स्तर के लिए कीमत समान रहती है, इसीलिए ऐसी फर्म किसी भी मात्रा का विक्रय कर पाती है जितनी मात्रा कि वह दी हुई बाजार कीमत पर बेचने को इच्छुक है। अतः इसे अपने उत्पाद के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से धारणा के प्रतिकूल है जो साधारणतः प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिस्पर्धी
व्यवहार से समझा जाता है। हमें देखते हैं कि कोक और पेप्सी विक्रय का अधिक ऊंचा स्तर अथवा बाजार में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके विपरीत हम व्यक्तिगत किसानों को अत्यधिक मात्रा में अनाज को बेचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोक तथा पेप्सी के पास शीतल पेयों की बाजार कीमत को प्रभावित करने का सामर्थ्य है, जबकि व्यक्तिगत किसान के पास नहीं है। अतः स्पर्धी व्यवहार तथा स्पर्धीय बाजार संरचना आमतौर पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होते हैं। बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो फार्मों का व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी होता है। दूसरी ओर बाजार संरचना कम प्रतिस्पर्धी होती है तो प्रतिस्पर्धी फार्मों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है। एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई फार्म नहीं होती कि ओर से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी हो, अर्थात सभी उपभोक्ता कीमत स्वीकार करता हो और दूसरा उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त आगतों का बाजार पूर्ति और मांग दोनों पक्षों की ओर से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी हो। यदि उपयुक्त सभी शर्तों की पूर्ति हो रही हो तो हम इस स्थिति को एकल वस्तु बाजार में एकाधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। चित्र 6.1 कीमत निर्गत ओ P1 P0 Q1 Q0 P डी और डी के बीच में रेखाचित्र 6.1 में बाजार मांग वक्र मात्राएं दर्शाता है, जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर सम्मिलित रूप से खरीदने के इच्छुक हैं। यदि बाजार कीमत ऊंचे स्तर P0 पर हो तो उपभोक्ता कम मात्रा Q0 खरीदने के इच्छुक होंगे। दूसरी ओर यदि बाजार कीमत निम्न स्तर P1 पर हो तो उपभोक्ता अधिक मात्रा में Q1 खरीदने के इच्छुक होंगे। अर्थात कीमत बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांग की गई मात्रा को प्रभावित करती है। इसे इस प्रकार भी अभिव्यक्त किया जा सकता है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा कीमत का समान फलन है। एकाधिकार फार्म के लिए उपयुक्त तर्क स्वयं विपरीत दिशा में अभिव्यक्त करता है। बाजार मांग वक्र उस मात्रा को दर्शाता है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर सम्मिलित रूप से क्रय करना चाहते हैं। बृहत मात्रा में विक्रय करने का एकाधिकार फार्म का निर्णय केवल कम कीमत पर ही संभव है। विलोमतः यदि एकाधिकार फार्म अल्प मात्रा में बेचने के लिए वस्तु को बाजार में लाए तो उसके लिए ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचना संभव होगा। अतः एकाधिकार फार्म के लिए कीमत बेची गई वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। इसे इस तरह भी अभिव्यक्त किया जाता है कि कीमत बेची गई मात्रा का हास्यमान फलन है। अतः एकाधिकार फार्म के लिए बाजार मांग वक्र पूर्ति की विभिन्न मात्रा के लिए उपभोक्ता देने के लिए इच्छुक हैं कीमत को अभिव्यक्त करती हैं। इस कथन में यह विचार प्रतिबिंबित हुआ है कि एकाधिकार फार्म को बाजार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है जो नीचे की ओर प्रवण है। उपर्युक्त धारणा पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। चूंकि यह मान लिया जाता है कि फार्म को बाजार मांग वक्र का पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए एकाधिकारी फार्म जिस कीमत पर अपनी वस्तु बेचना चाहता है वह वस्तु को जितनी मात्रा बेचना चाहती है दोनों के बारे में निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए रेखाचित्र 6.1 का दोबारा जांच करने पर हमें देखते हैं कि एकाधिकार फार्म डी वक्र के आकार से अवगत रहती है, इसीलिए वह P0 कीमत पर वस्तु को बेचना चाहती है। ऐसी करने के लिए वह मात्रा Q0 का उत्पादन अथवा विक्रय करेगी, क्योंकि P0 कीमत पर उपभोक्ता Q0 की मात्रा खरीदने को इच्छुक है। दूसरी तरफ यदि वह Q मात्रा बेचना चाहता है तो वह ऐसी P कीमत पर ही कर सकेगा। पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में फार्मों की विषमता को स्पष्ट होना चाहिए। उस स्थिति में फार्म बाजार में उतनी मात्रा में वस्तु लाएगी जितनी लाने को वह इच्छुक होगी और उसे उसी कीमत पर बेचेगी। चूंकि एकाधिकार फार्म के लिए ऐसा नहीं होता, इसलिए वस्तु की बिक्री के माध्यम से प्राप्त मुद्रा की मात्रा
की पुनः जांच करनी होगी। हम एक अनुसूची, एक रेखांकन और सरल रेखीय मांग वक्र के सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका अभ्यास करें। एक उदाहरण के रूप में मांग फलन को निम्न समीकरण के रूप में मान लीजिए, Q बराबर 20 माइनस 2P, जहाँ Q विक्रय की गई मात्रा तथा P रुपए की कीमत। इसी समीकरण को P के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, P बराबर 10 माइनस 0.5 Q। 1 से 13 तक Q की विभिन्न मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर हम 10 से 3.5 तक की कीमत प्राप्त करते हैं। इन्हें तालिका 6.1 के कॉलम Q तथा P में दर्शाया गया है। इन संख्याओं को रेखाचित्र 6.2 में एक ग्राफ में अंकित किया गया है, जिसमें कीमत ऊर्ध्वाधर पक्ष पर एवं मात्राएं समस्तरीय अक्ष पर दर्शाई गई हैं। वस्तु की विभिन्न मात्राओं के लिए उपलब्ध कीमतों को सरल रेखा डी से दर्शाया गया है। वस्तु की बिक्री से फर्म द्वारा प्राप्त कुल सम प्राप्ति उत्पाद कीमत और विक्रय की गई मात्रा के गुणनफल के तुल्य होती है। एकाधिकार फर्म की स्थिति में कुल सब प्राप्ति सरल रेखा में नहीं होती है। इसी की आकृति मांग वक्र की आकृति पर निर्भर करती है। गणितीय रूप से कुल सब प्राप्ति को विभिन्न विक्रय की मात्रा के फलन के रूप में दर्शाया जाता है। अतः हमारे उदाहरण में कुल सब प्राप्ति बराबर P गुणे Q 10 माइनस 0.5 Q इंटू Q अर्थात 10Q माइनस 0.5 का Q स्क्वायर। यह सरल रेखीय समीकरण नहीं है, यह एक द्विघातीय समीकरण है जिसमें वर्ग वाले पद में एक ऋणात्मक गुणांक होता है। इस प्रकार के समीकरण से एक उल्टा ऊर्ध्वाधर परवलयाकार निरूपित होता है। सारणी तालिका 6.1 कीमत तथा सप्राप्ति P Q कुल सप्राप्ति औसत सप्राप्ति सीमांत सप्राप्ति 0 10 0 0 1 9.5 9.5 9.5 2 9 18 9 8.5 3 8.5 25.5 8.5 7.5 4 8 32 8 6.5 4 8 32 8 6.5 5 7.5 37.5 7.5 5.5 6 7 42 7 4.5 7 6.5 45.5 6.5 3.5 8 6 48 6 2.5 9 5.5 49.5 5.5 1.5 10 5 50 5 0.5 11 4.5 49.5 4.5 माइनस 0.5 12 4 48 4 1 माइनस में 1.5 13 3.5 45.5 3.5 माइनस 2.5 कुल सप्राप्ति औसत सप्राप्ति सीमांत सप्राप्ति O से स्टार्ट कुल सप्राप्ति का प्रवलयाकार D औसत सप्राप्ति और निर्गत के लिए 10 तक सीमांत सप्राप्ति रेखाचित्र 6.1 कुल औसत तथा सीमांत सप्राप्ति वक्र कुल संप्राप्ति औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति वक्र यहाँ दर्शाए गए हैं। तालिका 6.1 में कुल संप्राप्ति कॉलम P तथा Q कॉलमों के गुणनफल की प्रतिनिधित्व करता है। ध्यातव्य है कि जैसे जैसे मात्रा में वृद्धि होती है, कुल संप्राप्ति में भी 50 रुपए तक वृद्धि होती है। जब तक कि निर्गत 10 इकाई हो जाती है, निर्गत के इस स्तर के पश्चात कुल संप्राप्ति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही इस रेखाचित्र 6.2 में स्पष्ट किया गया है। फर्म द्वारा वस्तु की प्रति इकाई विक्रय से प्राप्त संप्रेषित प्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। गणितीय रूप से औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। तालिका 6.1 में औसत संप्राप्ति कॉलम कुल संप्राप्ति के मूल्य में मात्रा Q के मूल्य से भाग देकर प्राप्त मूल्य को प्रदान करता है। दृष्टव्य है कि औसत संप्राप्ति मूल्य P कॉलम के मूल्य के समान रहता है। केवल यही आशा की जाती है कि औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। चूंकि कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुणे मात्रा को औसत संप्राप्ति समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर औसत संप्राप्ति बराबर कीमत गुणे मात्रा बटे मात्रा बराबर कीमत। जैसा कि पहले देखा गया है, P का मूल्य बाजार मांग वक्र को प्रदर्शित करता है, जैसा कि रेखाचित्र 6.2 में दर्शाया गया है। औसत
अतः औसत संप्राप्ति वक्र ठीक बाजार मांग वक्र का वक्र पर ही बनेगी। यह इस कथन से अभिव्यक्त है कि एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र होता है। ग्राफीय रूप से विक्रय की मात्रा के किसी भी स्तर के लिए औसत संप्राप्ति का मूल्य कुल संप्राप्ति वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। इसे रेखाचित्र 6.3 में सरल रचना के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ जब मात्रा 6 इकाइयां है तो समस्तरीय अक्ष पर मूल्य 6 से होकर एक ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरती है। यह रेखा कुल संप्राप्ति वक्र को ए द्वारा चिन्हित बिंदु जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 42 को दर्शाती है पर काटती है। अब उद्गम ओ और बिंदु ए को एक सरल रेखा से जोड़ते हैं। उद्गम से किसी एक बिंदु तक इसी किरण की प्रवणता से कुल संप्राप्ति पर औसत संप्राप्ति का मूल्य प्राप्त होता है। इसी किरण की प्रवणता 7 के बराबर है, अतः औसत संप्राप्ति का मूल्य 7 है। इसकी जांच तालिका 6.1 से भी की जा सकती है। रेखाचित्र 6.3 कुल संप्राप्ति 0, 42, ए 6, 10 और कुल संप्राप्ति निर्गत औसत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध निर्गत के किसी भी स्तर पर औसत संप्राप्ति को उद्गम बिंदु और विचाराधीन निर्गत स्तर के समस्त संगत कुल संप्राप्ति वक्र पर एक निर्दिष्ट बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता के द्वारा दिखाया गया है। कुल औसत और सीमांत संप्राप्ति तालिका 6.1 में को सावधानी पूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि मात्रा में प्रत्येक इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति में उसी परिमाण में वृद्धि नहीं होती है। प्रथम इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में 0 रुपए से परिवर्तन होता है। जब मात्रा 0 इकाई से बढ़कर 1 इकाई होती है तो कुल संप्राप्ति में 9.5 रुपए का परिवर्तन होता है। आगे जैसे जैसे मात्रा में वृद्धि होती जाती है कुल संप्राप्ति में वृद्धि कम होती है। उदाहरणतः वस्तु की 5वीं इकाई के लिए कुल संप्राप्ति में 5.5 रुपए यानी 5वीं इकाई के लिए 37.5 रुपए से 4वीं इकाई का 32 रुपए घटाने पर की वृद्धि होती है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्गत की 10 इकाई के बाद कुल संप्राप्ति में ह्रास होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि 10 इकाइयों से अधिक मात्रा की बिक्री से कुल संप्राप्ति का स्तर 50 रुपए से कम होगा। इसी प्रकार 12वीं इकाई से कुल संप्राप्ति में वृद्धि 48 माइनस 49.50 बराबर -1.50 अर्थात 1.50 रुपए की गिरावट दर्ज होती है। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में परिवर्तन को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तालिका 6.1 में इसे अंतिम कॉलम में दर्शाया गया। प्रेक्षण कीजिए कि किसी मात्रा mr पर उस मात्रा tr तथा उससे पूर्व की मात्रा mt का अंतर होता है। उदाहरण के लिए जब q बराबर 3 mr बराबर 25.5 माइनस 18 बराबर 7.5 होता है। पिछले अनुच्छेद में यह दर्शाया गया है कि जैसे जैसे विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है कुल संप्राप्ति में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है और 10वीं इकाई के बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इसका अवलोकन सीमांत संप्राप्ति के मूल्य के माध्यम से भी किया जा सकता है, जो कि मात्रा Q में वृद्धि होने पर घटती है। मात्रा 10 इकाइयां होने पर सीमांत संप्राप्ति का मान ऋणात्मक हो जाता है। रेखाचित्र 6.2 में सीमांत संप्राप्ति को बिंदु रेखा के द्वारा चित्रित किया गया है। ग्राफीय रूप में सीमांत संप्राप्ति वक्र के मूल्य को कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता के द्वारा दर्शाया गया है। किसी निष्कोण वक्र की प्रवणता को उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श या की प्रवणता के रूपों में परिभाषित किया जाता है। इसका चित्रांकन रेखाचित्र 6.4 में किया गया है। कुल संप्राप्ति वक्र पर अंकित एक बिंदु पर सीमांत संप्राप्ति के मूल्य को रेखा L1 और बिंदु B पर रेखा L2 की प्रवणता के द्वारा दर्शाया गया। द्रष्टव्य है कि दोनों रेखाओं की प्रवणता धनात्मक है, किंतु रेखा L2 रेखा L1 से अधिक सपाट है, अर्थात इसकी प्रवणता कम है। मात्रा के एक ही स्तर के लिए सीमांत संप्राप्ति का मूल्य भी कम होगा। जब वस्तु की 10 इकाइयों की बिक्री की जाती है तो कुल संप्राप्ति की स्पर्शिया समस्तरीय होती है, अर्थात इसकी प्रवणता रेखाचित्र कुल
संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति ओ L1 L2 C D A B C। कुल संप्राप्ति 10 सीमांत संप्राप्ति और निर्गत रेखाचित्र 6.4 सीमांत स्वप्राप्ति और कुल स्वप्राप्ति वक्रों के बीच संबंध। निर्गत के किसी भी स्तर पर सीमांत स्वप्राप्ति को निर्गत के उस स्तर पर कुल स्वप्राप्ति वक्र की प्रवणता के द्वारा दिखाया गया है। प्रवणता शून्य होती है। एक ही मात्रा के लिए सीमांत स्वप्राप्ति का मूल्य शून्य होता है। कुल स्वप्राप्ति वक्र पर बिंदु डी पर स्पर्शजिया की प्रवणता ऋणात्मक होती है। सीमांत स्वप्राप्ति का मूल्य ऋणात्मक होता है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है तो सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है, और जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है। औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्रों में दूसरी संबंध भी देखा जा सकता है। रेखाचित्र 6.2 दर्शाता है कि सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। तालिका 6.1 में भी इसे जहां देखा जा सकता है। जहां निर्गत के किसी भी स्तर पर सीमांत संप्राप्ति का मूल्य औसत संप्राप्ति के संगत मूल्य से कम है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि औसत संप्राप्ति वक्र अर्थात मांग वक्र अति प्रवण होता है तो सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से अधिक नीचे रहता है। दूसरी ओर यदि औसत संप्राप्ति वक्र की प्रवणता कम होती है तो औसत संप्राप्ति वक्र और सीमांत संप्राप्ति वक्र के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कम होती है। रेखाचित्र 6.5 में औसत संप्राप्ति वक्र अधिक। रेखाचित्र 6.5 ए वाले में ओ औसत संप्राप्ति निर्गत और सीमांत संप्राप्ति के बीच कर्व औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति निर्गत और सीमांत संप्राप्ति ओ और बी वाले के बीच में गैप दिखाई गई है। औसत संप्राप्ति वक्र और सीमांत संप्राप्ति वक्र के बीच संबंध। यदि औसत संप्राप्ति वक्र अति प्रवण हो तो सीमांत संप्राप्ति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से बहुत नीचे होता है, सपाट है। जबकि चित्र 6.5 बी में औसत संप्राप्ति वक्र की प्रवणता अधिक है। वस्तु की समान इकाइयों के लिए औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के बीच अंतर पैनल ए में पैनल बी की अपेक्षा कम है। सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच। सीमांत संप्राप्ति के मूल्य का संबंध मांग की कीमत लोच के साथ भी होता है। यहाँ विस्तृत संबंध भी उत्पन्न नहीं होता। एक ही पहलू पर ध्यान देना अपर्याप्त है। जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य धनात्मक होता है तो मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होती है, और जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य ऋणात्मक होता है तो इकाई से कम हो जाती है। इसे तालिका 6.2 में देखा जा सकता है, जिसमें वही आंकड़े दर्शाए गए हैं जो तालिका 6.1 में है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है सीमांत संप्राप्ति का मूल्य घटता है और मांग की कीमत लोच का मूल्य भी न्यून हो जाता है। प्रश्न, तालिका 6.1 में MR, Q बराबर 10 पर शून्य क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम MR को अलग से देख रहे हैं, अर्थात सीधे 9 इकाइयों में से 10 इकाइयों पर जाकर यदि आप TR की 10 के निकट के मूल्यों के लिए पुनः गणना करें, जैसे 9.5, 9.75 अथवा 9.9, तो TR 50 के निकट तक हो जाएगा। जैसे Q बराबर 9.9 पर TR 49.995 होगा। स्मरण कीजिए कि मांग वक्र की लोच उस बिंदु पर होती है जहां कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। यह उस बिंदु पर लोचहीन होती है जहां कीमत लोच इकाई से कम होती है, और जब कीमत लोच 1 के बराबर होती है तो मांग वक्र इकाई लोच में होती है। तालिका 6.2 में दर्शाया गया है, जब मात्रा 10 इकाई से कम है तब सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है, और जब मांग वक्र लोचदार है तथा जब मात्रा 10 इकाई से अधिक है तो तब मांग वक्र लोचहीन है। मात्रा की 10 इकाइयों के स्तर पर मांग वक्र इकाई लोचदार है। तालिका 6.2 सीमांत संप्राप्ति और कीमत लोच PQ और सीमांत संप्राप्ति और लोच 0-10 पे खाली 1, 9.5, 9.5, 19, 2, 9, 8.5,
9, 3, 8.5, 7.5, 5.6, 7, 4 पे 8, 6.5, 4, 5, 7.5, 5.5, 3, 6, 7, 4.5, 2.3, 3, 7, 6.5, 3.5, 1.8, 6, 8, 6, 2.5, 1.5, 9, 5.5, 1.5, 1.2, 10, 5, 0.5, 1, 11, 4.5, -0.5, 0.82, 11, 12 पे 4, 1, -1.5, 0.6, 7, 13, 3.5, -2.5, 0.5, 4, एकाधिकार फार्म का अल्पकालीन संतुलन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हम एकाधिकारी कारी फार्म को अधिकतम लाभ कमाने वाले फार्म के रूप में देखते हैं। इस खंड में हम अधिकतम लाभ कमाने के इस व्यवहार का विश्लेषण एकाधिकार ई फार्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा और कीमत जिस पर उसकी बिक्री की जाती है को निर्धारण करने के लिए करते हैं। हम मान लेंगे कि एक फार्म उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के भंडारण को कायम नहीं रखता है और समस्त उत्पादित मात्रा को बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है। शून्य लागत की सामान्य स्थिति। मान लीजिए कि कोई गांव अन्य गांवों से काफी दूर पर अवस्थित है। इस गांव में एक ही कुआं है जिसमें पानी उपलब्ध होता है। सभी निवासी जल की आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से इसी कुएं पर निर्भर है। कुएं का स्वामी एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य लोगों को कुएं से जल निकालने के लिए रोकने में समर्थ है, सिवाय इसके कि कोई जल का क्रय करे। इस कुएं से जल का क्रय करने वाले स्वयं ही जल निकालते हैं। हम इस एकाधिकार की स्थिति का विश्लेषण विक्रय जहां लागत शून्य है, इस जल का परिमाण और उसकी कीमत जिस पर बेची जाती है का निर्धारण करने के लिए करेंगे। रेखाचित्र 6.6 में रेखाचित्र 6.2 के समान ही कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्र को दर्शाया गया है। फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ फर्म द्वारा प्राप्त संप्राप्ति से उपगत लागत को घटाने पर प्राप्त संप्राप्ति के बराबर होता है। रेखाचित्र 6.6 कुल कीमत, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति। ए कुल संप्राप्ति, डी औसत संप्राप्ति, निर्गत सीमांत संप्राप्ति 10, 5 और ओ शून्य लागत की साथ एकाधिकारी का अल्पकालीन संतुलन। निर्गत के जिस स्तर के लिए कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है उस स्तर पर एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होता है, अर्थात लाभ बराबर कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। चूंकि इस स्थिति में कुल लागत शून्य है, जब कुल संप्राप्ति सर्वाधिक है तब सर्वाधिक लाभ सर्वाधिक है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि यह स्थिति तब होती है जब निर्गत 10 इकाइयां हो। यहाँ स्तर जब प्राप्त होता है जब सीमांत संप्राप्ति शून्य के बराबर होता है। लाभ का परिणाम ए से सम स्तरीय अक्ष तक के ऊर्ध्वाधर रेखाखंड की लंबाई के द्वारा निर्दिष्ट है। जिस कीमत पर निर्गत की विक्रय होगा उपभोक्ता समग्र रूप से उसी कीमत का भुगतान करेगा। इसे बाजार मांग वक्र डी द्वारा दिया गया है। 10 इकाइयों के निर्गत के स्तर पर कीमत 5 रुपए है। चूंकि एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र की सीमांत संप्राप्ति वक्र है, इसीलिए फर्म के द्वारा प्राप्त औसत संप्राप्ति 5 रुपए है। कुल संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति और बिक्री मात्रा के गुणनफल अर्थात 5 × 10 इकाई बराबर 50 रुपए के द्वारा प्रदत्त है। यह छायांकित आयत के द्वारा चित्रित है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना। उपर्युक्त परिणाम की तुलना हम उस परिणाम से करेंगे जो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना में प्राप्त होगा। कल्पना कीजिए कि इस प्रकार के अनगिनत कुएं हैं। उपरोक्त निष्कर्ष को हम उस निष्कर्ष से तुलना करते हैं जो एक पूर्णतः स्पर्धात्मक बाजार संरचना के अंतर्गत होता है। हम यह मान लेते हैं कि ऐसी कुओं का एक विशाल संख्या है। मान लीजिए कि एक कुएं का स्वामी 5 रुपए प्रति पानी बाल्टी वसूलने का निर्णय लेता है। उसे से पानी कौन खरीदेगा? ध्यान रखिए, कुओं के अनेकों स्वामी हैं। कोई भी दूसरे कुएं का स्वामी 5 रुपए प्रति बाल्टी खरीदने वाले सभी क्रेताओं को कम कीमत पर पानी बेचकर 4 रुपए प्रति बाल्टी पर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
कोई और दूसरा कुएं का स्वामी इससे भी कम कीमत पर पानी बेचने को तैयार हो सकता है और कहानी इसी प्रकार आगे दोहराती रहेगी। वास्तव में कुओं के स्वामी के मध्य प्रतियोगिता कीमत को शून्य तक कम कर देगी। इस कीमत पर 20 बाल्टी पानी की विक्रय होगी। तुलना के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन के परिणाम स्वरूप कम कीमत पर अधिक मात्रा का विक्रय होता है। अब हम उत्पादन की धनात्मक लागत वाले आम उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। धनात्मक लागत का परिचय रेखाचित्र 6.7 संप्राप्ति लागत लाभ कुल संप्राप्ति कुल लागत एक एक बीच में दिखा रखी है। ए कुल लागत कुल संप्राप्ति निर्गत लाभ Q1 Q0 Q3 और इधर Q2 O के बीच में दिखाई गई है। धनात्मक लागत का परिचय कुल लागत के प्रयोग द्वारा विश्लेषण अध्याय 3 में हमने लागत की संकल्पना की चर्चा की है तथा रेखाचित्र 6.7 में कुल लागत वक्र की आकृति को कुल लागत के द्वारा चित्रित किया गया है। इस आरेख में कुल संप्राप्ति वक्र को भी दर्शाया गया है। कुल संप्राप्ति से कुल लागत को घटाने पर शेष राशि फार्म का लाभ है। रेखाचित्र में हम देख सकते हैं कि जब मात्रा Q1 का उत्पादन होता है तो कुल संप्राप्ति 1 और कुल लागत 1 है। अतः अंतर कुल लागत के पदों में एकाधिकार का संतुलन एकाधिकारी का लाभ निर्गत के उस स्तर पर अधिकतम होता है जिस पर कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी अधिकतम होती है। कुल संप्राप्ति 1 माइनस कुल लागत 1 फार्म द्वारा प्राप्त लाभ है। इस रेखाखंड AB की लंबाई अर्थात निर्गत के Q1 स्तर पर कुल संप्राप्ति और कुल लागत वक्रों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी से दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि यह ऊर्ध्वाधर दूरी निर्गत के विभिन्न स्तरों के लिए बदलती रहती है। जब निर्गत स्तर Q2 से कम हो तो कुल लागत वक्र कुल संप्राप्ति वक्र से ऊपर स्थित होगा अर्थात कुल लागत कुल संप्राप्ति से अधिक होगी। अतः लाभ ऋणात्मक होता है और फार्म को घाटा होता है। यही स्थिति Q3 से अधिक निर्गत स्तर के लिए भी विद्यमान रहती है। अतः फार्म केवल Q2 और Q3 के बीच के निर्गत स्तर पर ही धनात्मक लाभ प्राप्त करता है। जहां कुल संप्राप्ति वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित होता है, एकाधिकारी फार्म निर्गत के उस स्तर का चयन करेगा जिस पर उसका लाभ अधिकतम होगा। यह निर्गत का वह स्तर होगा जिसके लिए कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी अधिकतम होगी तथा कुल संप्राप्ति वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित होगा अर्थात कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत अधिकतम है। ऐसा निर्गत Q0 के स्तर पर होता है। यदि कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत के अंतर की गणना की जाए और एक ग्राफ के रूप में इसे दर्शाया जाए तो यह रेखाचित्र 6.7 में अंकित लाभ के जैसा होगा। ध्यातव्य है कि निर्गत स्तर Q0 पर लाभ वक्र का मूल्य अधिकतम है। जिस कीमत पर इस निर्गत का विक्रय किया जाता है उपभोक्ता वस्तु की इसी Q0 मात्रा के लिए उस कीमत को अदा करने के इच्छुक होते हैं। ये तवे एकाधिकारी फार्म मांग वक्र पर संबंधित मात्रा स्तर Q0 की कीमत का निर्धारण करेगी। औसत और सीमांत वक्र के प्रयोग द्वारा उपर्युक्त विश्लेषण को औसत एवं सीमांत संप्राप्ति और औसत तथा सीमांत लागत के प्रयोग द्वारा भी विश्लेषित किया जा सकता है। यद्यपि यह विधि थोड़ी जटिल है किंतु इस प्रक्रम को अधिक स्पष्ट से प्रस्तुत किया जा सकता है। रेखाचित्र 6.8 में औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र को मांग औसत संप्राप्ति वक्र तथा सीमांत संप्राप्ति वक्र के साथ दर्शाया गया है। द्रष्टव्य है कि Q0 के नीचे निर्गत स्तर पर सीमांत संप्राप्ति स्तर सीमांत लागत स्तर से ऊंचा है। तात्पर्य यह है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल संप्राप्ति में वृद्धि उस अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत में वृद्धि से अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि रेखाचित्र 6.8 कीमत सीमांत लागत औसत लागत A B C D PC F E F Q0 QC O और D औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति और निर्गत औसत और सीमांत वक्र के पदों में एकाधिकार का संतुलन एकाधिकारी का
लाभ निर्गत के उस स्तर पर अधिकतम होता है जिसके लिए सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत लागत तथा सीमांत लागत में वृद्धि हो रही है। निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई से अतिरिक्त लाभ का सृजन होगा। चूंकि लाभ में परिवर्तन बराबर कुल संप्राप्ति में परिवर्तन माइनस कुल लागत में परिवर्तन, अतः यदि फर्म क्यू नॉट से कम स्तर पर निर्गत का उत्पादन कर रही है तो वह अपने निर्गत में वृद्धि लाना चाहेगी, क्योंकि इससे उसके लाभ में बढ़ोतरी होगी। जब तक सीमांत संप्राप्ति वक्र सीमांत लागत वक्र के ऊपर अवस्थित है तब तक उपर्युक्त तर्क का अनुप्रयोग होगा। अतः फर्म अपने निर्गत में वृद्धि करेगी। इस प्रक्रम में तब रुकावट आएगी जब निर्गत का स्तर क्यू नॉट पर पहुंचेगा, क्योंकि इस स्तर पर सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत समान होंगे और निर्गत में वृद्धि से लाभ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। दूसरी ओर यदि फर्म क्यू नॉट से अधिक मात्रा में निर्गत का उत्पादन करती है तो सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि निर्गत की एक इकाई कम करने से कुल लागत में जो कमी होती है वह इसी कमी के कारण कुल संप्राप्ति में हुई हानि से अधिक होती है। तो फर्म के लिए यह उपयुक्त है कि वह निर्गत में कमी लाए। यह तर्क तब तक समीचीन होगा जब तक सीमांत लागत वक्र सीमांत संप्राप्ति वक्र के ऊपर अवस्थित होगा और फर्म अपनी निर्गत में कमी को जारी रखेगी। एक बार निर्गत स्तर के क्यू नॉट पर पहुंचने पर सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति के मूल्य समान हो जाएंगे और फर्म अपने निर्गत में कमी को रोक देगी। क्यू नॉट पर फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी, जिसको क्यू नॉट से परिवर्तन करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं है। इस स्तर पर निर्गत का संतुलन स्तर कहते हैं, चूंकि निर्गत का यह संतुलन स्तर उस बिंदु के संगत होता है जहां सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है। इस समानता को एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त कहते हैं। क्यू नॉट निर्गत के संतुलन स्तर पर औसत लागत बिंदु डी नॉट द्वारा दी गई है, जहां ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू नॉट से औसत लागत वक्र को काटती है। अतः औसत लागत को डी क्यू नॉट के ऊंचाई पर दर्शाया गया है। चूंकि कुल लागत औसत लागत और उत्पादित मात्रा क्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होती है, इसीलिए इसे आयत ओ क्यू नॉट डी सी के द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले दर्शाया गया है कि एक बार उत्पादित निर्गत के मात्रा का निर्धारण होने पर जिस कीमत पर निर्गत का विक्रय होता है वह उस परिमाण से निर्धारित होती है जिसका उपभोक्ता भुगतान करना चाहता है। इस बाजार मांग वक्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अतः कीमत बिंदु ए से दर्शाई गई है, जहां क्यू नॉट से होकर ऊर्ध्वाधर रेखा बाजार मांग वक्र डी से मिलती है। इससे ए क्यू नॉट की ऊंचाई द्वारा दर्शाई गई कीमत प्राप्त होती है। चूंकि फर्म द्वारा प्राप्त कीमत निर्गत की प्राप्ति इकाई संप्राप्ति होती है, अतः यह फर्म के लिए औसत संप्राप्ति है। कुल संप्राप्ति औसत संप्राप्ति और निर्गत क्यू नॉट के स्तर के का गुणनफल होती है। इसीलिए इसे आयत ओ क्यू नॉट ए बी के क्षेत्रफल के रूप में दर्शाया गया है। आरेख से स्पष्ट है कि आयत ओ क्यू नॉट ए बी का क्षेत्रफल आयत ओ क्यू नॉट डी सी के क्षेत्रफल से बड़ा है, अर्थात कुल संप्राप्ति कुल लागत से अधिक है। आयत सी डी ए बी का क्षेत्रफल इनके बीच का अंतर है, अतः लाभ बराबर कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत को सी डी ए बी के क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया जा सकता है। पुनः पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना। हम एकाधिकारी फर्म का संतुलन मात्रा और कीमत की तुलना पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की संतुलन मात्रा और कीमत से करें। यदि याद रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म कीमत स्वीकर्ता होती है। यदि बाजार कीमत दी हुई हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना में फर्म यह विश्वास करती है कि वह निर्गत की मात्रा का अधिक या कम उत्पादन करके कीमत को नहीं बदल सकती। मान लीजिए कि ऊपर हमने जिस फर्म के संबंध में विचार किया है वह विश्वास करती है कि वह पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म है। दिए गए निर्गत स्तर क्यू नॉट और वस्तु की कीमत ए क्यू नॉट बराबर ओ बी पर वह कीमत के ओ बी पर स्थिर रहने की अपेक्षा करेगा।
और इस प्रकार वह निर्गत की प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों को उसी कीमत पर बेचना चाहेगी। चूंकि एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत जो सीमांत लागत भी है ई क्यू नॉट द्वारा प्रदर्शित है, जो कि एक क्यू नॉट से कम है। फर्म पुनः यह विश्वास करती है कि अधिक मात्रा में निर्गत का उत्पादन करने से उसके लाभ में वृद्धि होगी। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कीमत सीमांत लागत से अधिक रहेगी। रेखा चित्र 6.8 में बिंदु एफ पर, जहां पर सीमांत लागत वक्र मांग वक्र को काटता है, फर्म द्वारा प्राप्त कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। अतः अब यह पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म द्वारा नहीं माना जाता है कि निर्गत में वृद्धि के लिए यह स्थिति लाभकारी होगी। इसका कारण यह है कि कीमत बराबर सीमांत लागत को पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए संतुलन की शर्त के रूप में माना जाता है। आरेख से प्रदर्शित होता है कि निर्गत के इस स्तर पर उत्पादित मात्रा क्यूसी क्यू नॉट से ज्यादा है। उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत भी पीसी पर न्यून होगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार एकाधिकारी फर्म की तुलना में वस्तु की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री प्रदान करता है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत एकाधिकारी की तुलना में न्यून होती है तथा इसमें फर्म द्वारा प्राप्त लाभ भी एकाधिकार की तुलना में कम होता है। दीर्घकाल में अध्याय 5 में हमने देखा कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन के साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म शून्य लाभ प्राप्त करती है। इसका कारण यह था कि यदि फर्म के द्वारा अर्जित लाभ धनात्मक है, बाजार में अधिक से अधिक फर्म प्रवेश करेगी और निर्गत में वृद्धि होगी, जिससे कीमत घट जाएगी और इसमें विद्यमान फर्म के उपार्जन में ह्रास होने लगेगा। इसी तरह यदि फर्म घाटे की स्थिति में हो तो कुछ फर्म उत्पादन बंद कर देगी और निर्गत में गिरावट आएगी, जिससे कीमत में वृद्धि होगी और मौजूदा फर्म के उपार्जन में बढ़ोतरी होगी। एकाधिकार फर्म के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती है, चूंकि अन्य फर्मों के बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, इसलिए एकाधिकार फर्म का उपार्जन दीर्घकाल तक बना रहता है। कुछ आलोचनात्मक मत हम देख चुके हैं कि एक एकाधिकार विशिष्ट रूप से एक स्पर्धात्मक फर्म की अपेक्षा अधिक कीमत वसूलता है। इस अर्थ में एकाधिकारों को बहुधा शोषणकारी समझा जाता है। यद्यपि एकाधिकार के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। प्रथम यह तर्क दिया जाता है कि ऊपर जिस प्रकार के एकाधिकार की व्याख्या की गई है वह वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता, क्योंकि हर वस्तु का कोई न कोई स्थापना होता ही है। ऐसा इसलिए होता है चूंकि अंतिम विश्लेषण में आय की प्राप्ति के लिए सभी वस्तु उत्पादक फर्मों की प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं पर ही निर्भर करती है। दूसरा तर्क यह है कि शुद्ध एकाधिकार की स्थिति में भी फर्म के बीच प्रतिस्पर्धात्मक होती है। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं होती, इसमें नई वस्तुओं तथा तकनीकों का आगमन सतत जारी रहता है, जो कि एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निकट स्थापना होती है। अतः दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होती है। अल्पकाल में भी प्रतिस्पर्धा की चिंता बनी रहती है और एकाधिकारी फर्म उस सतह से व्यवहार नहीं कर पाती, जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया है। एक अन्य मत के अनुसार एकाधिकार का अस्तित्व समाज के लिए लाभकारी होगा। चूंकि एकाधिकारी फर्म अत्यधिक लाभ अर्जित करती है, इसीलिए उनके पास अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पर्याप्त निधि होती है, किंतु पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ होती है। इस प्रकार अनुसंधान करके एकाधिकारी फर्म वस्तुओं का उत्पादन अच्छी गुणवत्ता अथवा कम कीमत पर या दोनों कर पाती हैं। अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, जब हम एक ऐसी बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्म की संख्या काफी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती, ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसी प्रकार की संरचना आमतौर पर देखने को मिलती है। बिस्कुट का उत्पादन करने वाले अनेकों फर्म इसके उदाहरण हैं, किंतु कई बिस्कुट कुछ ब्रांड नाम से जुड़े हैं और इस ब्रांड नाम और पैकेजिंग के कारण ये एक दूसरे से भिन्न है। इनके स्वाद में भी थोड़ा अंतर होता है। धीरे धीरे उपभोक्ता को एक विशेष ब्रांड वाले बिस्कुट खाने की आदत पड़ जाती है, तो वहाँ
अथवा किसी कारण से वे इसके प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, तो वे इस विशेष ब्रांड के बिस्कुट को दूसरे बिस्कुट से स्थानापन्न करने के लिए जल्द इच्छुक नहीं होते। किंतु यदि कीमत में अंतर अधिक हो तो उपभोक्ताओं दूसरे ब्रांड वाले बिस्कुट की का चयन करना चाहेंगे। एक उपभोक्ता की किसी ब्रांड के प्रति अधिमान की गहराई अलग अलग होती है, इसीलिए अपने ब्रांड को बदलने के लिए कीमत में परिवर्तन भी अलग अलग होंगे। अतः यदि किसी विशेष ब्रांड की कीमत कम हो तो उपभोक्ता उस ब्रांड का उपयोग करने के लिए उसकी ओर शिफ्ट होंगे। पुनः कीमत कम करने से अधिक उपभोक्ताओं का कम कीमत वाली ब्रांड की ओर स्थानांतरण होगा। याद कीजिए कि एक फर्म की मांग का वक्र उसका TR वक्र भी होता है, इसीलिए इस फर्म TR वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति से कम होती है और नीचे की ओर ढलवा भी होती है। इस फर्म का संतुलन कैसे दिखाई देगा? एक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा लाभ अधिकतमी भी होती है, इसीलिए यह अपना उत्पादन तक बढ़ाएगी जब तक इसकी कुल संपत्ति में वृद्धि इसकी कुल लागत में वृद्धि से अधिक है। अन्य शब्दों में यह फर्म जैसा कि पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म तथा एकाधिकार दोनों में है, वह मात्रा उत्पन्न करना पसंद करेगा जिस पर इसकी सीमांत संप्राप्ति इसके सीमांत लागत के बराबर हो जाए। यह मात्रा एक पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म की मात्रा से किस प्रकार मेल खाती है? याद कीजिए, एक पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म की सीमांत संप्राप्ति के AR के बराबर होती है, इसीलिए एक पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म एक ऐसी ही समान स्थिति में अपनी AR को MC के बराबर कर लेगी। अतः एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के प्रति अंतर्गत एक फर्म एक पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म की तुलना में कम उत्पादन करेगी, इसीलिए दिए हुए निम्न निर्गत स्तर पर वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में ऊंची होगी। उस ऊपर वर्णित स्थिति अल्पकाल में विद्यमान रहती है, किंतु एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की बाजार संरचना में नए फार्मों का निर्बाध रूप से प्रवेश होता है। यदि उद्योग में फार्म अल्पकाल में धनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा हो तो इससे नए फार्म आकर्षित होंगे। बाजार में प्रवेश के लिए जैसे ही नई फार्म प्रवेश करती हैं, कुछ ग्राहक वर्तमान फार्मों से नई फार्म में शिफ्ट हो जाते हैं। वर्तमान फार्मों का पता लगता है कि उनका मांग वक्र बाएं ओर की शिफ्ट हो गया है और कीमत जो वे प्राप्त करती हैं गिर जाता है, इससे लाभ भी कम हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अति सामान्य लाभ समाप्त न हो जाए और फर्म सामान्य लाभ कमाने लगे। विलोमतः यदि अल्पकाल में उद्योग में फर्मों को घाटा हो रहा हो तो कुछ फर्म उत्पादन बंद कर देगी। बाजार से बहिर्गमन वर्तमान फर्मों की मांग वक्र दाएं ओर शिफ्ट कर जाएगी, इससे कीमत और लाभ में वृद्धि होगी। एक बार अति सामान्य लाभ शून्य होने के बाद प्रवेश और बहिर्गमन रुक जाएगा तथा इससे दीर्घकाल में संतुलन प्राप्त होगा। अल्प अधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती हैं? यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हों किंतु विक्रेताओं की संख्या अत्यंत अल्प हो तो उस बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार की एक विशेष स्थिति जिसमें केवल 2 विक्रेता होते हैं उसे द्विअधिकार कहते हैं। इस बाजार संरचना के विश्लेषण में हम मान लेते हैं कि दोनों फार्म द्वारा बेचे गए उत्पाद सजातीय है और किसी दूसरे फार्म द्वारा उस उत्पादन के स्थापना उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि बाजार में कुछ फार्म है, प्रत्येक फार्म बाजार के आकार की तुलना में सापेक्षता बड़ी है, फलस्वरूप प्रत्येक फार्म बाजार में कुल पूर्ति को प्रभावित करने की स्थिति में होती है और इसी प्रकार से बाजार कीमत को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि द्विअधिकार के अंतर्गत 2 फार्म आकार में समान हैं और उनमें से एक अपने उत्पाद को दोगुना करने का निर्णय लेती है, बाजार में कुल आपूर्ति में भारी वृद्धि होगी और कीमत गिर जाएगी। कीमत की यह
कमी उद्योग की सभी फर्मों के लाभों को प्रभावित करती है। कितना उत्पादन किया जाए के संबंध में नवीन निर्णय लेकर अन्य फर्म अपने लाभों की सुरक्षा के लिए इस कदम की अनुक्रिया करेगी। इसलिए उद्योग में उत्पादन का स्तर, कीमतों का स्तर और लाभ इसका परिणाम है कि फर्म किस प्रकार एक दूसरे से अंतर प्रक्रिया कर रही हैं। एक प्रकाष्ठ के रूप में फर्म अपने सामूहिक लाभों का अधिकतम करने के लिए एक दूसरे के साथ साठगांठ करने का निर्णय ले सकती है। ऐसी अवस्था में फर्म एक कार्टेल बना लेती हैं जो एकाधिकारी की भांति काम करता है। उद्योग द्वारा सामूहिक पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत वही होती है जो एक अकेले एकाधिकारी द्वारा की जाती है। दूसरी प्रकाष्ठा के रूप में फर्म एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय ले सकती हैं। उदाहरणतः उनके ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक फर्म अपनी कीमत को अन्य फर्मों से थोड़ा कम कर देते हैं। स्पष्टतः दूसरी फर्म भी ऐसी ही कर के प्रतिकार करेंगी। इस प्रकार बाजार कीमत गिरती रहती है जब तक फर्म एक दूसरे की कीमतों को अंडर कट करती हैं। यदि यह प्रक्रिया अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक चलती है तो कीमत सीमांत लागत तक गिर सकती है। कोई भी फर्म सीमांत लागत से कम पर पूर्ति नहीं करेगी। याद कीजिए कि यह वही है जैसे पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक कीमत। व्यवहार में इस प्रकार का संयोग जो एकाधिकार जैसे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वास्तविक जगत में प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरी तरफ फर्म यह महसूस करने लगती हैं कि लगातार कीमतों के भारी प्रतिस्पर्धा द्वारा अंडरकट करना उनके अपने हितों के लिए हानिकारक है। तो अल्पाधिकारी संतुलन, एकाधिकार, एक पूर्ण स्पर्धा की दो सीमाओं के बीच कहीं होगी। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थापना नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो तो उसे उस वस्तु की संरचना एकाधिकार कहलाता है। वस्तु की बाजार कीमत अधिक एकाधिकार फर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। कुल संप्राप्ति वक्र का आकार औसत संप्राप्ति वक्र के आकार पर निर्भर करता है। ऋणात्मक प्रवणता वाली सरल रेखीय मांग वक्र की स्थिति में कुल संप्राप्ति वक्र प्रतिलोमित ऊर्ध्वाधर परवलय के रूप में होता है। किसी भी मात्रा स्तर के लिए औसत संप्राप्ति की माप कुल संप्राप्ति वक्र पर उद्गम से संबंध बिंदु की ओर जाती हुई रेखा की प्रवणता से की जाती है। किसी भी मात्रा स्तर के लिए सीमांत संप्राप्ति की माप कुल संप्राप्ति वक्र पर अवस्थित संबंध बिंदु की स्पर्शज्या की ऋणात्मक प्रवणता से की जाती है। यदि सीमांत संप्राप्ति का मूल्य औसत संप्राप्ति के मूल्य से कम हो तो औसत संप्राप्ति वक्र नीचे की ओर होती है। ऋणात्मक प्रवणता वाला मांग वक्र अति प्रवणता होता है और यह सीमांत संप्राप्ति वक्र के नीचे होता है। मांग वक्र तब लोचदार होता है जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य धनात्मक होता है और यह तब लोचहीन होता है जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य ऋणात्मक होता है। यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। इसके विपरीत पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संतुलन की मात्रा उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होता है। एकाधिकार के संतुलन को उस बिंदु से परिभाषित किया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वृद्धि की स्थिति में होती है। यह बिंदु उत्पादन की संतुलन मात्रा को बताती है। दी हुई संतुलन मात्रा से मांग वक्र के द्वारा संतुलन कीमत को दर्शाया जाता है। एकाधिकार फर्म का धनात्मक लाभ दीर्घकाल में भी जारी रहता है। वस्तु बाजार में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा सजातीय वस्तु के कारण उत्पन्न होता है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में अल्पकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में उत्पादन की मात्रा कम होती है और कीमत अधिक होती है। यह स्थिति दीर्घकाल में भी यथावत रहती है लेकिन दीर्घकाल में लाभ शून्य होता है। वस्तु बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति तब होती है जब सजातीय वस्तुओं के उत्पादक फर्मों की संख्या
अल्प होती है। मूल संकल्पनाएं में एकाधिकार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार